जय हिंद बालको, कैसे हैं आप लोग। एक लंबे समय के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। एक काफ़ी गैप आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज जब मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ तो इस समय जेईई मेंस के पेपर स्टार्ट हो गए हैं ना। 13 तारीख के दिन नीट वालों का एग्ज़ाम है, तो सभी लोग अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन में जुटे हुए होंगे। और मेरे लेवल पर जो भी आपकी हेल्प हो सकती है वो मैं आपके साथ लगा हूँ। बट हम लोग जो एक सीरीज़ चला रहे थे जिसमें कि हम लोगों ने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, ख़ास तौर से पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में हम लोगों ने नोबल गैस कंप्लीट कर लिया था, हैलोजन फैमिली कंप्लीट कर लिया था, ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट कर लिया था, नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से हम लोगों ने कार्बन फैमिली कंप्लीट कर लिया। और अब आज जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे बेहद इम्पॉर्टेंट, बेहद आप कह सकते हैं कि स्कोरिंग, जिससे एक क्वेश्चन तो आपको आमतौर पे नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम में मिल ही जाता है। वो है पी ब्लॉक का पहला ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, ग्रुप 13, या इसी को आप कहते हैं बोरॉन फैमिली। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप पेन और पेपर लेकर के बैठ गए होंगे, पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड होंगे। आपने सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह बंद कर रखे होंगे। पबजी वगैरह तो वैसे ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, टिकटॉक बंद कर दिया है। तो अब थोड़ा सा आप लोग का जो सोशल मीडिया डिस्टर्बेंस है वो अपने आप ही कम हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़ी ही कंसंट्रेट मोड में आप मेरे सामने बैठे होंगे, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे और पेन और पेपर पर एक एक पॉइंट नोट करते चले जाएंगे। हम लोग अपने इन लेक्चर्स में सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी क्वेश्चंस जो कि नीट या आईआईटीज के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी थ्योरी के पॉइंट्स में इंसर्ट करेंगे। पहले 2 लेक्चर्स हमारे थ्योरी के होंगे और उसके बाद के जो लेक्चर इन टॉपिक पर आएंगे वो इन पे पूछी गई प्रॉब्लम्स के होंगे। ठीक है जी, तैयार हो गए, शुरू करें। तो देखिए, जो ग्रुप 13 है या ग्रुप 13 है, इसमें फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं दिखाई पड़ता है। सेकंड पीरियड से शुरुआत होती है जिसमें कि सबसे पहले एलिमेंट बोरॉन मिलता है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और कहा जाए तो ट्रियम। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपको मिलते हैं। ये मिलता है आपको सेकंड पीरियड से। बोरॉन थर्ड ए ग्रुप में या ग्रुप 13 में सेकंड पीरियड में पाया जाता है, जबकि एल्युमिनियम थर्ड में, गैलियम फोर्थ में, इंडियम फिफ्थ में, थैलियम 6 में और ये तो रिसेंटली डिस्कवर्ड है 7th में। अब अगर आप ध्यान से इन एलिमेंट को देखें तो इनके एटॉमिक नंबर में बोरॉन 5, एल्युमिनियम 13, गैलियम ध्यान दीजिएगा बाकी जगह 8 का अंतर था इसके पहले एस ब्लॉक में, लेकिन यहाँ 18 का अंतर मिलेगा। तो जब 18 का अंतर मिलेगा तो ये हो जाता है 31। इंडियम में देखेंगे तो 46, इसमें फिर 18 आप जोड़ेंगे तो 49 चलेगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप 32 जोड़ेंगे, तो 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 9 2 11 1 81। इसमें फिर आप 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113 चलेगा, 113। अब अगर आप अपने एनसीईआरटी को पढ़ें तो उसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो बोरॉन है ये बेहद ही कम अर्थकश में पाया जाता है। आप मान सकते हैं करीब 0.0001% के आसपास। ये इस पूरे ग्रुप का इकलौता नॉन मेटल है। और बाकी के सभी एलिमेंट की अगर आप बात करेंगे तो ये सब के सब मेटालिक होते हैं। ये एल्युमिनियम से लेकर के ट्रियम तक सब के सब कैसा कैरेक्टर रखेंगे, मेटालिक कैरेक्टर रखेंगे। और ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ये मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाता है। अगली बात जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये कि बोरॉन जो हमको मिलता है, बेसिकली आपके सिलेबस में देखिए तो ऑर्थोबोरिक एसिड या फिर आप कह सकते हैं बोरेक्स, Na2B4O7.10H2 बोरेक्स पकड़ रहे हैं, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में सुहागा भी कह सकते हैं। इसी तरीके से कर्नाइट करके भी आता है, तो
तो बस अंतर जो कार्नाइट और बोरेक्स में है ये फॉर्मूलों में वाटर मॉलिक्यूल की संख्या को लेकर के। अगर ये 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो बोरेक्स है, और 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो वो कार्नाइट है। अब अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में जो अंतर दिखता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लेकर के है। जहां बोरेक्स में मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि 8 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर के होते हैं, वहीं कार्नाइट में केवल 2 मॉलिक्यूल ही क्रिस्टलाइन के होते हैं। क्रिस्टलाइन वाटर का केवल 2 मॉलिक्यूल होता है। इनके स्ट्रक्चर्स भी हम लोग देख लेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड है आपका, तो ऑर्थोबोरिक एसिड में अगर आप ध्यान से देखें तो बोरॉन सेंट्रल एटम का काम करता है, जबकि इसके तीनों कोन पर 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं जिनसे हाइड्रोजन जुड़ी होती है। यहाँ सेंट्रल बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। चलेगा। बोरॉन की वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली काम करता है बहुत अच्छे लुईस एसिड के रूप में। किसके रूप में काम करेगा? बहुत बढ़िया लुईस एसिड के रूप में काम करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर लें बोरेक्स या कार्नाइट के स्ट्रक्चर की, तो मैं आपको बताऊं कि जो बोरेक्स का स्ट्रक्चर आप देखते हैं इसमें अल्टरनेट बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन टेट्राहेड्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनमें चारों टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पर 4 बोरॉन एटम होते हैं और हर बोरॉन के बीच में ऑक्सीजन एटम होता है। नाउ फिर क्रॉस लिंकिंग होती है ऐसे, इस तरीके से। इसके बाद हर बोरॉन के साथ एक OH ग्रुप जुड़ता है, ऐसे ये चल जाएगा। साथ में जो बोरॉन जिसमें कि 4 साइड ऑक्सीजन से घिरा हुआ है वो निगेटिव चार्ज गेन करता है ऐसे, और यहीं पर सोडियम आयन मौजूद होते हैं। ठीक, बाकी का आप देखेंगे कि 8 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन का इसके साथ जुड़ता है। चलेगा। तो ये आप बोरेक्स या सुहागा का स्ट्रक्चर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर में बोरॉन लिंकेज नहीं पाए जाते हैं। अगर लिंकेज होता है तो वो बोरॉन ऑक्सीजन लिंकेज होता है। इसी तरीके से इसमें ऑक्सीजन लिंकेज नहीं पाए जाते। हमेशा फ्लैप मिलेगा बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन का, और कितने फ्लैप मिलते हैं? 5। 4 पेरिफेरी पर मिलते हैं और 1 सेंटर में मिलता है। साथ ही साथ इस बात को याद रखिएगा, यहाँ 2 प्रकार के बोरॉन होते हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर, जबकि ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रॉन का होता है। चलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है आपका बोरेक्स का स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर कार्नाइट का भी होता है, बस अंतर इतना है कि जहां 8 वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हैं वहां केवल 2 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के मौजूद होते हैं। चलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है आपकी एनसीईआरटी का कि ये मोस्ट एबुंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट का। ध्यान दें, मोस्ट एबुंडेंट मेटल शब्द ये है, मोस्ट एबुंडेंट मेटल ऑफ अर्थ क्रस्ट। क्लियर? इसी तरीके से ये 3rd मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट है, 3rd मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। चलेगा। मेटल और एलिमेंट में अंतर है।
All metals are element, but all elements are not metal because element can further classified into metal, non-metal and metalloids. अब अगर कहा जाए कि अगर तीसरा है तो बाकी के दो कौन से? सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगा अर्थ क्रस्ट एलिमेंट के रूप में, फिर सिलिकॉन मिलेगा और तब कहीं किसका नंबर आता है? एल्युमिनियम का नंबर आता है। तो तीसरा मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, जबकि अर्थ क्रस्ट में ये बड़े सारे मिनरल्स के रूप में पाया जाता है। मिनरल्स के रूप में जैसे ये आपको एल्यूमिना के रूप में मिलेगा Al2O3, बॉक्साइट के रूप में मिलेगा Al2O3.2H2, ये आपको क्रायोलाइट के रूप में मिलेगा क्रायोलाइट Na3Al(F6). ठीक, तो जरा आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े सारे मिनरल्स के रूप में पाया जाता है एल्युमिनियम, बड़े मिनरल्स हैं एल्युमिनियम के। आप मेटलर्जी में इस बात को पढ़ेंगे भी, जैसे एल्युमिना, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। बॉक्साइट, जिसे आप मेन कोर भी कहते हैं एल्युमिनियम का, Al2O3.2H2, क्रायोलाइट Na3Al(F6). तो ये इन मिनरल्स के रूप में अर्थ क्रस्ट से रिकवर्ड होता है। चलेगा। अब हम लोग थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट की एटॉमिक और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज से हमारा मतलब है वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलने तय होंगे, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस या साइज, आयनिक साइज और हाइड्रेटेड साइज की हम लोग बात करेंगे। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हम लोग जो डील करेंगे वो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, यानी वो प्रॉपर्टीज जो पैकिंग या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के ऊपर निर्भर करती है। हम लोग उन प्रॉपर्टीज को फिजिकल, मॉलिक्यूलर या फिर स्टेट की प्रॉपर्टी के रूप में क्या करेंगे, आपका स्टडी करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग स्टडी शुरू करते हैं किसका? एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 है। अब अगर हम लोग एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र करने जा रहे हैं थर्ड ए ग्रुप का या ग्रुप 13 का, तो हम आपको ये बता दें कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तय होती है। इन प्रॉपर्टीज में हम लोग साइज देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो अगर हम ग्रुप 13 या थर्ड ए के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2Np1, यानी इनकी वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वेरिएशन के साथ बोरॉन और एल्युमिनियम के केस में आप ये पाएंगे कि सीधे इनर्ट गैस को कॉमन ले लीजिए तो कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाता है। अगर बोरॉन है तो n बराबर 2 आएगा और अगर एल्युमिनियम है तो n बराबर 3 आ जाएगा, लेकिन आएगा यही। पर यही चीज़ अगर गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात करें तो सीधे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बचेगा। इसमें इनर्ट गैस के साथ में N-1d10 कॉन्फ़िगरेशन कॉमन होगा और उसके बाद जो है ये वैलेंसी सेल का कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। तो सवाल ये आता है कि इसके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके आने से इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में बड़ा ही फर्क पड़ जाता है। आप ये देखेंगे कि जहां बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों ही सॉलिड हैं, वहीं आपका ये गैलियम जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इंडियम और थैलियम फिर आपके सॉलिड में होते हैं और ये अंदर की पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल के भरे होने की वजह से इसका जो स्किनिंग इफेक्ट है ये बड़ा ही पुअर हो जाता है और स्किनिंग इफेक्ट के पुअर होने की वजह से साइज में अंतर देखने को मिलता है। अगर आप NCERT उठाएं तो एल्युमिनियम का साइज जहां 143 पिकोमीटर लिखा हुआ है
वहीं पर जो कोवेलेंट रेडियस गैलियम की है वो 135 पिकोमीटर लिखी हुई है, जबकि आप देख सकते हैं कि गैलियम में एक सेल ज़्यादा होगी और एल्युमिनियम में एक सेल कम होगी। तो एक सवाल भी पूछा जाता है कि क्यों गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा होता है, तो आप इसका जवाब देंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ पेनल्टीमेट डी सबसेल इलेक्ट्रॉन और ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा होगा। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखें और साइज की बात कर लें, एटॉमिक रेडियस की बात कर लें, जिसमें कि आप साइज कोवेलेंट रेडियस लें, तो बोरॉन से बड़ा साइज एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम से छोटा साइज गैलियम का, गैलियम से बड़ा साइज इंडियम का और इंडियम से बड़ा साइज आपको थैलियम का मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये साइज का जो डिफरेंस है वो बड़ा ही कम है। आप इस डाटा को एनसीईआरटी के टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों के साइज का अंतर बहुत कम है। आप ये देख सकते हैं पिकोमीटर बड़ी ही छोटी यूनिट होती है लेंथ की या डिस्टेंस की, चलेगा। तो साइज के मामले में आप ये याद रखिएगा कि गैलियम का साइज थोड़ा सा एल्युमिनियम से छोटा होता है और इसका रीजन आप दे सकते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरीके से इंडियम और थैलियम के साइज लगभग आपस में बराबर होते हैं और इसका रीजन दे सकते हैं ये है ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन और ये है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। दोनों में अंतर ये होता है कि जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और यही पुअर शील्डिंग इफेक्ट अगर होता है एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन पेनल्टीमेट के डी सबसेल इलेक्ट्रॉन के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है, जबकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इनर पेनल्टीमेट सेल के एफ सबसेल के पुअर कॉन्ट्रैक्शन या आप कह सकते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये वेरिएशन क्लियर है। आप इस ग्रुप में ये नहीं कह सकते कि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, यहाँ साइज का डिस्टर्ब ऑर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए जिम्मेदार फैक्टर ट्रांजिशनल और क्या है आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नाउ इस कॉन्ट्रैक्शन का असर सीधे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर। इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल के डाटा को भी आप वेरीफाई करा सकते हैं। आप देखेंगे चूंकि इनकी वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो हम इनके 3 आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। बोरॉन के केस में इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज कि बोरॉन मोस्टली जो कंपाउंड बनाता है ये कोवेलेंट ही बनाता है। अब होना तो ये चाहिए कि भाई ऊपर से नीचे जनरली हम लोग आते हैं तो साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि साइज का ऑर्डर डिस्टर्ब है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर आपको क्या मिलेगा, डिस्टर्ब मिलेगा। अब जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हम लोग कहें कि नहीं भाई हम पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, नो डाउट बोरॉन का एल्युमिनियम से ज़्यादा चलेगा। अब एल्युमिनियम का गैलियम से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब गैलियम का एल्युमिनियम से ज़्यादा है, चलेगा। और इसके पीछे रीज़न वही ड्यू टू ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। फिर गैलियम का ज़्यादा होगा इंडियम से, इंडियम का ज़्यादा आना चाहिए किससे, आपका थैलियम से, लेकिन यहाँ ये ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब थैलियम का ज़्यादा होगा किससे, आपका इंडियम से, वजह बदल जाएगी। यहाँ पर आप अगर दे रहे हैं ड्यू टू ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, तो इंडियम और थैलियम में आप कहेंगे ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप देख रहे हैं मेनली एल्युमिनियम और गैलियम, फिर इंडियम और थैलियम, इनके बीच में डिस्टर्ब है। तो डिस्टर्ब है तो एक बात याद रखिएगा, चाहे पहला हो या दूसरा हो या तीसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल
पोटेंशियल हो, तीनों की वैल्यू में गैलियम की वैल्यू एल्युमिनियम से ज़्यादा आएगी। आप चेक कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी की टेबल में ये डाटा दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम कहें चाहे पहला आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो या दूसरा हो या तीसरा हो, अगर आप देखेंगे तो थैलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंडियम से ज़्यादा आएगा। और हमेशा हम जो इसमें रीज़न देंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देंगे इंडियम और थैलियम का, जबकि ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन देंगे गैलियम और किसका, आपका एल्युमिनियम का। चलेगा, बोलो। और पहला ही नहीं, तीनों, पहला दूसरा तीनों में कोई भी आप कंपेयर करें, गैलियम का एल्युमिनियम से ज़्यादा और थैलियम का इंडियम से ज़्यादा, बस वजहें अलग अलग हैं। जब हम गैलियम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, जब इंडियम और थैलियम की बात करेंगे तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। चलेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, एक साइज को और एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। अब कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में अगर बात को आगे की तरफ बढ़ाएं तो अगली प्रॉपर्टी इस ग्रुप में आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी कहीं ना कहीं साइज के ऑर्डर से इफेक्टेड होता है। होना ये चाहिए था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटना चाहिए, जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सीखते हैं। लेकिन इस ग्रुप का तमाशा ये है कि इसमें साइज ही डिस्टर्ब में जा रहा है। साइज कैसे डिस्टर्ब में जा रहा है कि भाई बोरॉन से बड़ा साइज एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम से छोटा साइज गैलियम का है, गैलियम से बड़ा साइज इंडियम का है और इंडियम से जरा सा बड़ा साइज थैलियम का है। ठीक है, यहाँ पर साइज का डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ वजह दे रखी है कि भाई गैलियम इसलिए एल्युमिनियम से छोटा है क्योंकि यहाँ ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन पाया जा रहा है। थैलियम और इंडियम का साइज इसलिए लगभग बराबर है क्योंकि यहाँ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पाया जा रहा है। तो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हमको बोरॉन की देखने को मिलती है, तब एल्युमिनियम की देखने को मिलती है, एल्युमिनियम से थोड़ी सी ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, गैलियम की आती है, गैलियम से थोड़ी सी कम इंडियम की आती है और इंडियम से थोड़ी सी ज़्यादा किसकी आती है, थैलियम की आती है। और ये डाटा मैं नहीं, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से ज़्यादा है और रीज़न फिर वही ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। इसी प्रकार थैलियम की इंडियम से ज़्यादा है, रीज़न वही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। चलेगा, एक प्रॉपर्टी और है जिसको हमें डिस्कस करना है, वो है आपका डेंसिटी। ग्रुप 13 के एलिमेंट की जो डेंसिटी है, आप बोरॉन से थैलियम तक आप आइए, लगातार डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी, नॉट ऑन रेगुलर इंटरवल, लेकिन वो बढ़ती है। और बढ़ने के रीजंस अलग अलग हैं, कहीं मास बढ़ रहा है, कहीं पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ रही है जिससे वॉल्यूम घट जाता है, तो डेंसिटी क्या करती है, बढ़ जाती है। लेकिन इस ग्रुप में बोरॉन से थैलियम की तरफ अगर आप आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। चलेगा, अब हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और थोड़ा सा रिडक्शन पोटेंशियल। चलेगा, चलिए। अब अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें और मुख्य रूप से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर क्रिस्टल में जो पैकिंग है उसके ऊपर निर्भर करती है। बोरॉन का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बड़ा तगड़ा पैक्ड होता है, इसीलिए अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट और बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा है। 2453 केल्विन बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि 3923 केल्विन बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक अंतर है कि मेल्टिंग पॉइंट जहाँ सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, जो कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पैकिंग पर निर्भर करेगी, वहीं बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी होती है जो कि केवल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करेगा।
आप ध्यान से देखें तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बड़ा ही कम बताया गया, 303 केल्विन। यही वजह है कि रूम टेम्परेचर पर आप कह सकते हैं, या समर के टाइम में बेसिकली आप कहें तो गैलियम लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि आमतौर पे समर का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री के आसपास होता है। तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा और गैलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा ही ज़्यादा है, करीब करीब 2676 केल्विन। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इतना बड़ा अंतर होने की वजह से गैलियम का इस्तेमाल हम लोग थर्मामीटर्स में करते हैं, क्योंकि पीक्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हमको मिलता है। चलेगा। ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बोरॉन का, फिर एल्युमिनियम, तब थैलियम, फिर इंडियम, फिर क्या आपका गैलियम। चूँकि ये ऑर्डर किसी एक स्टैंडर्ड को लेकर के नहीं बनाया गया, डबल स्टैंडर्ड है और उन पे आने वाले इफेक्टिव रिजल्ट पर ही ऑर्डर बना है, इसलिए इसको हम लोग एक कंसेप्ट से नहीं समझ सकते, इसको हमें अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप देखें तो ध्यान से बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटता चला जा रहा है। सबसे ज़्यादा बोरॉन और सबसे कम क्या चीज़ आपका थैलियम, ये आप ऑर्डर देख सकते हैं। चलेगा। एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पूरा करने के बाद हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लें। हमने बाकायदा यहाँ डाटा भी दे रखा है, जैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप डाटा वाइज देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का साइज बोरॉन से बड़ा है, जबकि गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा है, और ये डाटा पिकोमीटर में है। इसी तरीके थैलियम थोड़ा सा इंडियम से क्या है आपका बड़ा है। तो ये साइज का डिफरेंस जो कि बहुत कम है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, उसकी अपनी वजह हैं। एल्युमिनियम और गैलियम में आपने कहा था ड्यू टू ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, जबकि इंडियम और थैलियम में आपने कहा था ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नाउ अब अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें +3 स्टेट में, तो बोरॉन से थैलियम की तरफ जाएंगे, सेल बढ़ती जाएगी, साइज आपका बढ़ेगा। अगर हम +1 की बात करें तो बोरॉन और एल्युमिनियम गैप कर दिया गया। इसका वजह है कि तीसरे ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 और +3 है। +3 जो होता है वो स्टार्टिंग के मेंबर शो करते हैं, +1 जो होता है वो लास्ट के मेंबर शो करते हैं। इसीलिए बोरॉन और एल्युमिनियम गायब है, गैलियम, इंडियम और थैलियम +1 शो कर रहे हैं। +1 शो करने का रीजन होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी आगे आपको बताएंगे। अब अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी में आए तो चाहे पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, ग्रुप के मेंबर को अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज़्यादा है, इसी तरीके से थैलियम की इंडियम से ज़्यादा है, और वजह वही दी जाएंगी, इसका ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन तो इसका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो हमने आपके एनसीईआरटी के डाटा को दे दिया है, और देने के बाद चीज़ों को कंपेयर किया। आप देख सकते हैं कि गैलियम का एल्युमिनियम से ज़्यादा है, इसी तरीके से थैलियम का इंडियम से ज़्यादा है। तो वजह फिर यहाँ पकड़ाएंगे, यहाँ कौन सा ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ कौन सा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, चल जाएगा। जबकि अगर पूरे ग्रुप का देखें तो सबसे ज़्यादा बोरान और फिर एल्युमिनियम से थैलियम की तरफ अगर आप जाएँ, टॉप टू बॉटम अगर चलें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। ये देखिए। अब लास्ट में बात आती है किसकी, आपका डेंसिटी की। तो डेंसिटी तो मैंने कहा ही था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। सवाल इसमें कैसे पकड़ेगा, किसी भी एक प्रॉपर्टी को पकड़ लेगा, 4 दे देगा, 4 ऑप्शन एलिमेंट का दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, किसी एक प्रॉपर्टी को लेकर के 2 एलिमेंट को कंपेयर करते हुए 4 ऑप्शन बना देगा, फिर पूछ लेगा बताओ इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तीसरा तरीके का सवाल क्या बन सकता है कि चारों ऑप्शन में 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज के डाटा प्रोवाइड कर दिए जाए आपको, फिर पूछा जाए बताओ कौन सही है या कौन गलत है। तो ऐसे हजारों सवाल इसमें बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में डाटा फीड है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं, और अगर नहीं फीड है तो ये बिकम बानर बन जाए। चलेगा। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को या केमिकल रिएक्टिविटी जो सोल्यूशन स्टेट में हमको देखने के लिए मिलेगी इन एलिमेंट का, थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए
चलिए अब हम लोग आते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस पर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से तय क्या होगा, कई सारी प्रॉपर्टी, जैसे आप जानते हैं मेटालिक कैरेक्टर, जानते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जानते हैं रिड्यूसिंग पावर, जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टियां जहां स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली हैं, वहीं ये प्रॉपर्टियां स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली। कहने का मतलब कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो इन एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आसानी से देंगे, तेजी से देंगे, फास्ट देंगे, रिड्यूसिंग पावर बड़ी ज़्यादा होगी, रिड्यूसिंग एजेंट तगड़े वाले होंगे अगर इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो चलेगा। यहाँ पर इस ग्रुप में दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, एक +3 की और एक +1 की। जो स्टार्टिंग के मेंबर होते हैं यूजुअली +3 शो करते हैं, जो लास्ट के मेंबर होते हैं +1 और +3 दोनों शो करते हैं, जिसमें कि +1 डोमिनेट करता है और इसका रीजन दिया जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ +3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, तो ये सारा पोटेंशियल वोल्ट में रिडक्शन का इन मेटल्स का दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ प्लस माइनस दोनों प्रकार के साइन का इस्तेमाल किया गया, और ये प्लस माइनस का साइन यहाँ मैथमेटिकल साइन है। मैथमेटिकल साइन से हमारा मतलब ये कि अगर कोई चीज़ प्लस में ज़्यादा दी जा रही तो वो बड़ी है, और कोई चीज़ अगर माइनस में ज़्यादा दी जा रही तो वो छोटी है। चलेगा। तो अब अगर ये ट्रेंड देखें तो ये डाटा मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक से उठाया है, जिसमें कि अगर +3 से 0 में जाना हो या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, थैलियम का है। यानी कि सबसे पुअर आप ये कहेंगे कि रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो थैलियम की होगी। चलेगा। यहाँ पर +3 में। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके बाद नंबर आता है इंडियम का, फिर गैलियम का, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका देखने को मिलता है, एल्युमिनियम का देखने को मिलता है। यानी इन चारों में सबसे तगड़ी रिड्यूसिंग पावर किसकी है, एल्युमिनियम की है। सबसे आसानी से कौन ऑक्सीडाइज होगा, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होगा। चलेगा। कौन इन चारों में सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा सोल्यूशन स्टेट में, तो आप किसको कह लोगे, एल्युमिनियम को कह लो, क्योंकि ये डाटा दिया गया है। और किस स्टैंडर्ड पे कंपेयर कर रहे हैं, सभी मेटल आयन का +3 से। ठीक। लेकिन अगर यही बात +1 वाले में कही जाए तो अब सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किसका देखने को मिल रहा है, गैलियम का। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि दो अलग अलग मीडियम में इसका बिहेवियर अलग अलग है। एसिडिक मीडियम में ये -0.79 वोल्ट है, तो अल्कलाइन मीडियम में ये -1.39 वोल्ट है। जबकि यहीं पर सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल +1 से 0 वाले में जाने के लिए किसके पास में है, एल्युमिनियम के पास, और किसमें सबसे कम है, गैलियम के पास। और ये घटता हुआ क्या है आपका, चल जाएगा। बोलो भाई। तो तैयार कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बेसिकली डिस्कस किया जो बेसिक नॉलेज है 3rd A ग्रुप का या ग्रुप 13 का। साथ में हम लोगों ने डील किया थोड़ा सा एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को और क्या आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, कुछ जनरल कंपाउंड जैसे कि हाइड्राइड्स, हैलाइड, ऑक्साइड इस ग्रुप के। चलेगा। और उसके बाद के तीसरे लेक्चर में हम कंपाउंड को डील कर लेंगे, जैसे डाइबोरेन हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, बोरिक एनहाइड्राइड हो गया, या एल्युमिनियम के कुछ कंपाउंड हो गए। चलेगा। तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे अपनी सीरीज P ब्लॉक को लेकर के आपके पास आया हुआ हूँ। अगर कोई बात इसमें नहीं समझ में आ रही हो तो जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं जरूर कंप्लेन करें, जरूर आप अपनी बात को रखें कि हाँ सर इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। और हमारी पूरी टीम न्यू ACNI और शारदा क्लासेस हर स्तर पर आपके साथ लगी हुई है, चाहे वो फिजिक्स के अंकित सर हों या बायोलॉजी के प्रशांत सर हों या सुशील सर हों या हम लोग खुद हों या और भी जो टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
सभी लोग अपने अपने स्तर पर हर रूप में आपके साथ खड़े हुए हैं। तो आप अपना 100% दीजिए, लगातार मेहनत करिए। हम जब तक आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा नहीं लेंगे तब तक हम रुकेंगे बिल्कुल नहीं। जय हिंद।